कुंवारी जवान बेटी की नीलामी हुई 500 बूढ़ों के बीच। बबली, खुद का और शिवानी बिटिया का ध्यान रखना, घर से बाहर मत जाना। आजकल सरपंच के आदमी गांव की सारी लड़कियों पर गलत नजर डाले फिरते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सरपंच का राज न जाने कब खत्म होगा। उसने तो पूरे गांव की लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। तभी शिवानी वहाँ बैठी होती है। पिताजी, आखिर हम कब तक सरपंच के डर से ऐसे ही जीते रहेंगे? आप देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सरपंच को धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाला जाएगा। तुझे पता नहीं है क्या, सरपंच की इजाजत के बिना तो इस पूरे गांव में पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ लड़कियों का पढ़ना तो पाप के समान माना जाता है। अच्छा, मौसम खराब हो रहा है, मैं खेत में जाता हूँ। इतना कहकर अशोक खेत के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही शिवानी अपनी किताब लेकर बबली के पास आ जाती है। माँ, घर का सारा काम तो हो गया, अब थोड़ा मुझे पढ़ा दो। देखो मैंने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है। बेटा, पूरे गांव में स्कूल नहीं है, इसीलिए जितना मुझे आता है उतना ही तुझे पढ़ा पाती हूँ। तू मेरी थोड़ी सी पढ़ाई के सारे इतना कुछ सीख गई है, लेकिन हम कितने बेबस माँ बाप हैं कि चाहकर भी तुझे बाहर पढ़ने नहीं भेज सकते। एक तरफ गरीबी और ऊपर से सरपंच का दबदबा, ना जाने कब सब कुछ ठीक होगा। माँ बेटी इसी तरह बातें कर रही होती हैं। देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है। माँ, मैं जल्दी से पानी भर लाती हूँ, पिताजी भी आने वाले होंगे। आज मैं और निशा दोनों साथ में पानी भरने जाएंगे। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। शिवानी घड़ा लेकर घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे निशा मिल जाती है। दोनों बातें करते हुए कुएं पर पहुंचते हैं और पानी भरने लगते हैं। तभी वहाँ बिशन आ जाता है। गांव की मर्यादा बनाए रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सिर पर हमेशा दुपट्टा होना चाहिए। कुछ ही दिनों की बात है, फिर गांव में लड़कियों की नीलामी का मेला लगेगा। तुम दोनों की बारी भी जल्दी आने वाली है। बिशन की बातें सुनकर शिवानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जबकि निशा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। देख लेना, मैं इस नीलामी को बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स आए जो इस सरपंच को अच्छा सबक सिखाए। आखिर कब तक ये हम लड़कियों को बेचकर अपना पैसा कमाता रहेगा? इसमें सरपंच का क्या दोष है? हमारे गांव में तो यही परंपरा चली आ रही है। लड़कियों को बेचकर माँ बाप को भी मुनाफा होता है, और लड़कियाँ भी जिससे उनकी शादी होती है उसके साथ खुश रहती हैं। दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही बाबली शिवानी को देखती है। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? देख, तेरे पिताजी भी खेत से आ गए, जल्दी से उन्हें एक गिलास पानी दे दे। हाँ माँ, अभी लेकर आती हूँ। आज कुएं पर सरपंच का आदमी बिशन मिला था, कह रहा था कि गांव में जल्दी ही लड़कियों की नीलामी होने वाली है। बेटा, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारी नीलामी नहीं होने देंगे। तुम्हारी खुशियों के लिए हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। अच्छा, आप दोनों बाप बेटी बातें करते रहो, चूल्हे पर खाना मैं बना लेती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद की मसूर की सब्जी बनाई है। अरे वाह, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। कितने दिनों बाद घर में कुछ अच्छा खाने को बनेगा। दिन भर खेत में काम करने के बाद बड़ी जोर की भूख लगती है। ऊपर से आजकल बेमौसम बारिश भी होने लगी है, कहीं हमारी खेती भी बर्बाद न हो जाए। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और रात होने पर सो जाता है। अगली सुबह अशोक रोज की तरह खेत पर पहुंचता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उसकी पूरी फसल पानी में डूब जाती है। हे भगवान, एक तो गरीबी, ऊपर से बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मैं सरपंच का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? वो मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगेगा। रोता हुआ अशोक घर की ओर लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात रमेश से होती है। रमेश भी खेत से लौट रहा होता है और उसके चेहरे पर भी मायूसी साफ दिखाई दे रही होती है। अरे भाई, मैं भी खेत से ही आ रहा हूँ। देखो, इस बारिश की वजह से मेरी भी सारी फसल डूब गई। अब हमारा क्या होगा? भाई, इस बार तो सब कुछ राम भरोसे है। मेरे ऊपर सरपंच का इतना कर्जा भी है कि समझ नहीं आ रहा कैसे सब ठीक होगा। दोनों कुछ देर अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही बबली अशोक का उतरा हुआ चेहरा देख लेती है। अजी, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पूछो मत, इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी सारी फसल पानी में डूब गई। अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। परिवार के सभी लोग चिंता में डूबे हुए बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी निशा वहाँ आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप सब? शिवानी कहाँ है? निशा की आवाज सुनकर शिवानी कमरे से बाहर आ जाती है। मैं तो यही हूँ, तू आजकल नजर ही नहीं आती। आज मैंने तेरे लिए घर पर आलू के पराठे बनाए, चल जल्दी मेरे साथ चल। शिवानी निशा के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों बैठकर आलू के पराठे खाने लगती हैं। तभी रमेश उनकी ओर देखता है। अरे शिवानी बेटा, तुम्हारे चेहरे पर तो कितना नूर आ रहा है। इस बार मेले में देखना, तुम्हारी तो बहुत बड़ी कीमत लगेगी। सब लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। मैंने भी कितनी बार निशा से कहा है, बेटा
अपना ध्यान रखा कर। अच्छे दामों में तेरी नीलामी होगी तो हमें भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा और तेरी जिंदगी भी स्वर्ग बन जाएगी। रमेश की बातें सुनकर शिवानी का गुस्सा फूट पड़ता है। अंकल जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो अपनी बेटी को इस जिंदगी से बचाना चाहिए और आप खुद ही उसकी नीलामी करवाना चाहते हो। अरे भाई, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? सालों से हमारे यहाँ यही परंपरा चली आ रही है। जवान बेटियों को शहर से आए बूढ़े आदमियों के साथ भेज दिया जाता है। अच्छी खासी कमाई माँ बाप की भी हो जाती है और बेटी भी हमेशा खुश रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शिवानी, तू ऐसे बोल रही है जैसे तेरे माँ बाप तुझे कभी नीलाम नहीं होने देंगे। देख लेना, इस मेले में सबसे अच्छी रकम तो तुझे ही मिलेगी। अंकल आंटी, अगर मुझे पता होता कि आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो शायद मैं यहाँ आती ही नहीं। अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर शिवानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर पहुँचते ही बबली शिवानी का उतरा हुआ चेहरा देख लेती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम तो निशा के घर गई थी, बड़े गुस्से में नजर आ रही हो। सब कुछ ठीक तो है? माँ, मुझे लगता है कि मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सब लोगों को बस गांव में लगने वाले उस मेले का इंतजार है जिसमें लड़कियों की बूढ़े आदमियों के हाथों नीलामी होती है। उनकी भी कोई गलती नहीं है। जो सालों से चलता आ रहा है वही लोग मानते हैं। सबके मन में सरपंच का खौफ है। वो डंडे के जोर पर सबसे अपनी बात मनवा लेता है। चल, अब तू थोड़ी देर आराम से पढ़ाई कर। इसके बाद बबली और शिवानी चोरी छिपे पढ़ाई करने लगती हैं। रात होने पर पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह बबली रसोई में काम कर रही होती है। बेटा, आज घर में सब्जी नहीं है। गांव में बाजार लगा हुआ है। चल, सब्जी लेने चलते हैं। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतने दिनों से मैं घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ। बबली और शिवानी दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। भैया, सब्जी क्या भाव दी? सही सही दाम लगाना, हम तो हर बार आपसे ही सब्जी लेते। अरे क्यों नहीं बहन जी। अरे आपकी बेटी कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो आंखों को सुकून मिल गया। लगता है इस बार मेले में सबसे ज्यादा कीमत इसी की लगेगी। भैया, चुपचाप सब्जी देनी है तो दीजिए और अपना मुंह बंद कीजिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आखिर अपनी इतनी गिरी हुई सोच कब बदलोगे? तभी वहाँ विमला आ जाती है। कैसी हो बाबली बहन? अरे शिवानी बेटा, तुम पर तो बड़ा रूप रंग आ रहा है। बिल्कुल मेरी बड़ी बेटी जैसी लग रही। पिछले साल मेले में सबसे ज्यादा कीमत मेरी बेटी की लगी थी। इस बार लगता है सबकी नजर तुम पर ही रहेगी। नहीं बहन जी, हम अपनी बेटी की नीलामी बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी इकलौती बेटी है, इसे अपनी आंखों के सामने नरक में नहीं धकेल सकते। कैसी बातें कर रही हो? लड़कियों का काम तो सिर्फ सजना संवरना और मर्दों का दिल बहलाना होता है। हमारे गांव में कोई लड़की नहीं पढ़ती। लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता है और तुम इसे पढ़ाने की बातें कर रही हो। बस करिए आंटी, बहुत हो चुका। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। आपने अपनी बेटी को तो नरक में धकेल दिया, अब क्या दूसरों की बेटियों को भी ऐसे ही नीलाम होते देखना चाहती हैं? चल बेटा, घर चलते, तेरे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। दोनों माँ बेटी घर लौट आती हैं। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। अरे भाई साहब, अशोक, कैसे हो? अपनी बिटिया को तैयार रखना। अब तो कुछ ही दिनों में गांव में मेला लगने वाला है। शहर के बड़े बड़े बूढ़े लोग आएंगे और अच्छी खासी रकम देकर लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। इस बार अपनी बेटी को भी तैयार रखना। रमेश भाई, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की नीलामी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जवान बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तभी सरपंच चांदवीर अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। अच्छा, क्या कहा तूने? अपनी बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? भूल गया क्या, आज तक इस गांव की कोई लड़की स्कूल नहीं गई। लड़कियों का काम सिर्फ सजना संवरना है। माँ बाप का काम उन्हें पाल पोस कर अच्छे दामों में उनकी नीलामी करना होता है। सरपंच की बातें सुनकर बबली तुरंत घर से बाहर आ जाती है। नहीं नहीं सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी इकलौती बेटी है, हम इसे अपनी आंखों के सामने इस नरक में जाते हुए नहीं देख सकते। हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। बबली की बातें सुनते ही सरपंच चांदवीर आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में बबली को जोरदार लात मारता है। बबली नीचे गिर जाती है। बस कर, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। भूल गई है क्या, इस पूरे गांव में मेरा राज चलता है और तेरी बेटी तो इतनी खूबसूरत है कि इसकी बहुत महंगी बोली लगेगी। इस गांव में हर साल हजारों लड़कियां नीलाम होती हैं। इतना कहकर चांदवीर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम अपनी बेटी को इस नरक में कैसे भेज सकते हैं? पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे उस जिंदगी में नहीं जाना, मुझे बचा लीजिए। मुझे पढ़ना लिखना है, मैं अकेली सही लेकिन इन सब से जरूर लड़ूंगी। अरे बिटिया, कैसा लड़ना? तू तो इतनी सुंदर है कि तेरी बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तेरी पूरी जिंदगी ऐश में कट जाएगी। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। बबली और शिवानी फूट फूट कर रोने लगती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। मेले का दिन आ जाता है। सुबह से ही पूरे गांव में चहल पहल होती है। शहर से 500 बूढ़े आदमी लड़कियों की नीलामी के लिए आए होते हैं। गांव की सभी जवान लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है।
अरे रमेश, निशा को अच्छे कपड़े पहना कर लेकर आओ। जितनी सुंदर देखेगी उतनी बड़ी बोली लगेगी। आज तो बड़े बड़े अमीर लोग आए हैं। जी मालिक, बस अभी लेकर आता हूँ। इस बार मेरी बेटी की अच्छी खासी रकम लगवाइएगा। रमेश निशा को और अच्छे कपड़े पहनाकर मेले में लेकर आता है। गांव की सारी लड़कियां तो आ गईं, लेकिन अशोक का परिवार कहाँ है? उसकी बेटी शिवानी कहाँ है? मालिक वो लोग नहीं आएंगे, कहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा ऐसी बात है। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। चांदवीर बिशन की तरफ इशारा करता है। जी मालिक, अभी उन्हें घसीट कर लेकर आता हूँ। बिशन अपने गुन्नों के साथ अशोक के घर पहुंच जाता है। अशोक घर का दरवाजा बंद किए बैठा होता है। अंदर बबली और शिवानी रो रही होती है। दरवाजा खोलो। जवाब न मिलने पर बिशन और उसके गुंडे घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हम अपनी बेटी को नीलाम नहीं करेंगे। नीलामी तो करनी पड़ेगी। चल जल्दी अपनी लड़की को लेकर चल, वरना तेरा बुरा हाल कर दूंगा। हाँ, चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हम अपनी बेटी की नीलामी नहीं होने देंगे। अच्छा तो अब तुझे सबक सिखाते हैं। बिशन और उसके गुंडे मिलकर अशोक और बबली को बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ विमला आ जाती है। अरे शिवानी बेटा, कैसी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप को पिटवाए जा रही हो, चुपचाप नीलामी में चली जाओ। बिशन और उसके आदमी अशोक, बबली और शिवानी को घसीटते हुए मेले में ले आते हैं। देखा, आखिर आ ही गए ना। सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वाह मालिक, क्या बात कही आपने, सच में घसीट कर ही लेकर आना पड़ा इन्हें। शिवानी को भी बाकी लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दो। रोती हुई शिवानी बाकी लड़कियों की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी नीलामी शुरू होती है। इस लड़की कोमल के 50,000 रुपए। कोमल रोते हुए खड़ी रहती है। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। सरकार, लड़की बहुत सुंदर और तंदुरुस्त है, इसकी बोली और बढ़ाइए। अच्छा, 2,000 और बढ़ा देता हूँ। अब जल्दी से कागजों पर अंगूठा लगवाओ और लड़की मेरे हवाले करो। जैसा हुकुम सरकार। पहले पैसे दीजिए, फिर लड़की ले जाइए। प्रताप सिंह पैसे दे देता है और कोमल को अपने साथ ले जाता है। चांदवीर पैसे अपनी जेब में रख लेता है। अरे भाई, कोई और लड़की दिखाओ, इनमें कोई खास बात नहीं है। तभी रामलाल की नजर निशा पर पड़ती है। इस लड़की के क्या दाम है? सरकार, लड़की बहुत खूबसूरत है, इसके लिए अच्छी खासी बोली लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके पूरे 70,000 रुपए। मंजूर है। कागज पूरे करो और लड़की अपने साथ ले जाओ। रमेश खुशी से झूम उठता है। देखा बेटी निशा, तेरी खूबसूरती से पूरे 70,000 रुपए मिले हैं। अब तू हमेशा खुश रहना, तेरे तो भाग्य खुल गए। कितना अमीर बूढ़ा तुझे मिला है। मेले में आए सभी बूढ़े लड़कियों को देखने लगते हैं। अरे कोई और लड़की नहीं है क्या? इस बार तो आपके गांव में कोई खास लड़की नहीं देख रही। तभी सभी बूढ़ों की नजर एक साथ शिवानी पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। शिवानी, चुपचाप खड़ी रहो, आज तुम्हारी बहुत बड़ी बोली लगने वाली है। अरे भाई, इस लड़की को हमने पहले क्यों नहीं देखा? कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत है। अरे नहीं, इसे तो मैं लेकर जाऊंगा। अरे इसकी शादी तो अब मैं ही करूंगा। शिवानी की खूबसूरती देखकर सभी बूढ़े उसकी बोली लगाने लगते हैं। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरी तो रग रग में बस गई है। इसके लिए मैं पूरे 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। सरकार, दाम और बढ़ाइए। ये पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसकी नीलामी में तो और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अरे भाई, मेरी तरफ से 1,10,000 रुपए। लड़के को जल्दी मेरे हवाले करो। मैं इस लड़की के पूरे 1,20,000 रुपए देता हूँ। इस हुस्न के मालिका को मेरे हवाले कर दो, ये तो मेरी पत्नी बनने के लायक है। चारों तरफ से शिवानी की बोली लग रही होती है। ये सब देखकर बबली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये भगवान, हम कैसे माँ बाप है जो अपनी कुंवारी जवान बेटी की इन बूढ़ों के बीच नीलामी होते हुए देख रहे हैं। तभी भीड़ में खड़ा वीर सिंह शिवानी को गौर से देखता है। कितनी सुंदर लड़की है, इस पर जितने भी पैसे खर्च किए जाएं कम है। आज इसे मैं ही सबसे महंगे दामों में खरीदूंगा। वीर सिंह खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोली लगाता है। पूरे 20 लाख रुपए। 20 लाख की बोली सुनते ही पूरा मेला सन्न रह जाता है। सभी लोग हैरानी से वीर सिंह की तरफ देखने लगते हैं। वाह सरकार, आपने तो आज हमें मालामाल कर दिया। आज से ये लड़की आपकी हुई। सच में आपने पूरे मेले की सबसे खूबसूरत लड़की अपने नाम कर ली।
इससे बड़े ही धूमधाम से शादी करूंगा। सब लोग देखते रह जाएंगे कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। जहांगीर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक दिन तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। अरे चुप कर, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अपने बाप को भी देख, तेरी वजह से उन्हें पूरे 20 लाख रुपए मिले हैं। तेरे माँ बाप तो माला माल हो गए। नहीं, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। मुझे पढ़ना है। अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। चुप हो जा बेटा, अब जो होना था वो हो गया। अब तुझे इसी बूढ़े आदमी के साथ अपनी जिंदगी बितानी होगी। अरे चांदवीर जी, जल्दी से सारे कागज पूरे करवा दीजिए। लड़की मेरे हवाले कीजिए। मैं शहर जाकर बड़े धूमधाम से अपनी और शिवानी की शादी करूंगा। सबको दिखाऊंगा कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। सरकार, आज से ये लड़की आपकी हुई। अब इसके साथ जो चाहे कीजिए। इतना कहकर मेले का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। बबली और अशोक रोते हुए शिवानी के कुछ कपड़े एक छोटी सी पोटली में बांध देते हैं। शिवानी रोते बिलखते हुए वीर सिंह के साथ शहर के लिए रवाना हो जाती है। अरे जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मेरी होने वाली पत्नी कितनी खूबसूरत है। दूसरी ओर शिवानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या जवान शिवानी की शादी उस बूढ़े वीर सिंह से होगी या फिर उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीर सिंह के साथ जाते हुए शिवानी मन ही मन टूट चुकी होती है। नहीं, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। कुछ ही देर के बाद वीर सिंह शिवानी को अपने शहर वाले महल में लेकर पहुंचता है। ये हमारा महल है और आज से इसकी असली मालकिन तुम हो। महल में मौजूद सभी नौकर चाकर उनका स्वागत करते हैं। वीर सिंह सभी कर्मचारियों को जोर शोर से शादी की तैयारियां करने का आदेश देता है। देखते ही देखते पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। मेहमानों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। रात का समय होता है। शिवानी दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी रो रही होती है। तभी दूल्हा कमरे में प्रवेश करता है। दूर रहो मुझसे। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं इस नरक जैसी जिंदगी को नहीं जी सकती। जैसे ही दूल्हा अपने चेहरे से सहरा हटाता है, उसे देखकर शिवानी हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? और वो बूढ़े इंसान कहाँ हैं जिनसे मेरी शादी हुई थी? दूर रहो मुझसे। अरे तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। वो कोई दूल्हे नहीं थे बल्कि मेरे दादाजी वीर सिंह हैं। मुझे तुम्हारे गांव की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। दादाजी ने तुम्हें सरपंच के चंगुल से बचाने के लिए शादी का ये नाटक किया था। असलियत सिर्फ हम लोग जानते हैं, तुम्हारे गांव वाले नहीं। सच में? अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैंने तो आज अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब पूरी रात बातें ही करती रहोगी क्या? वैसे भी तुम शादी की रस्मों से थक चुकी हो, अब आराम से सो जाओ। दोनों देर तक बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह शिवानी जल्दी उठकर तैयार होती है और साड़ी पहनकर नीचे आती है। वहाँ वीर सिंह और शांति बैठे होते हैं। कैसी हो बहू रानी? बेटा मुझे माफ कर देना। मेरा तरीका तुम्हें गलत लगा हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था। यह है तुम्हारी दादी सास शांति और हमारा इकलौता पोता आकाश अब तुम्हारा जीवन साथी है। आज से इस घर, जमीन, जायदाद और सारी संपत्ति की असली मालकिन तुम हो। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू हमारे घर की बहू बनकर आई है। तेरे दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे अंदर वो हिम्मत और जज्बा है जो हर किसी में नहीं होता। दादाजी, दिल से आपका धन्यवाद। लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? वहाँ तो बहुत सारी लड़कियों की नीलामी हो रही थी। बेटा मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी थी जो किसी और लड़की में नहीं थी। तुम अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी, जबकि बाकी लड़कियां चुपचाप अपनी नीलामी होने दे रही थी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताओ। दादाजी, आपने तो मुझे बचा लिया, लेकिन वहाँ आज भी हजारों लड़कियां इसी तरह नीलाम होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। क्या हम वहाँ के नियम और लोगों की सोच नहीं बदल सकते? बेटा मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहाँ के नियम बदल सकूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो, सफल बनो और इतनी ताकत हासिल करो कि उस सरपंच को कड़ा सबक सिखा सको। साथ ही पूरे गांव की सोच भी बदल दो। हाँ शिवानी, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने गांव की सभी लड़कियों की रक्षा करनी होगी और वहाँ की सोच बदलनी होगी। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तुम दिन रात मेहनत से पढ़ाई करना और कामयाब होकर अपने गांव की बेटियों के लिए मिसाल बनना। वीर सिंह, शांति और आकाश की बातें सुनकर शिवानी की आंखें भर आती हैं।
मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि दादाजी ने मुझे चुना। जब मेरे माँ पापा को इस सच्चाई का पता चलेगा तब वो भी कितने खुश होंगे। अरे नहीं बेटा, अभी अपने माँ बाप को कुछ मत बताना, वरना सरपंच तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। उसके आवारा गुंडे हर जगह फैले हुए हैं। बेटा तू अब इस घर में खुश रह और खूब पढ़ लिख कर कामयाब बन। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, उसके बारे में कुछ पता है या नहीं? शिवानी रसोई में जाकर मूंग दाल का हलवा, छोले, पूड़ी, आलू की सब्जी और शाही पनीर बनाती है। फिर सभी व्यंजन डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी पड़ोसन विमला वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। क्या यही वो लड़की है जो गांव की नीलामी से आई है? सच में वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। बहन जी जरा तमीज से बात कीजिए, ये अब मेरे घर की लक्ष्मी है, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। शांति की बात सुनकर विमला मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ बैठकर खाना खाता है। सच में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो। मूंग दाल का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सभी लोग शिवानी के हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। तभी शांति अपने हाथों से सोने के कड़े निकालकर शिवानी को पहनाती है। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार है बेटा। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश शिवानी को अपने स्टडी रूम में लेकर जाता है। शिवानी देखो, ये मेरी सारी किताबें हैं, इन्हें पढ़कर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये लैपटॉप तुम्हारे लिए है। अब तुम ऑनलाइन पढ़ाई करना, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किताबें और लैपटॉप देखकर शिवानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब समय आ गया है कि मैं अपने दम पर कुछ करके दिखाऊं। इसके बाद शिवानी दिन रात मेहनत से पढ़ाई करने लगती है। एक रात शिवानी देर तक पढ़ाई कर रही होती है, तभी आकाश उसके लिए दूध का गिलास लेकर आता है। अरे बस भी करो, अब कितना पढ़ोगी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम तो मुझे उसी दिन मिलेगा जिस दिन मैं उस सरपंच को उसके किए की सजा दिलाऊंगी। दोनों देर तक बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोपहर का समय होता है। शिवानी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी शांति वहाँ आती है। बहू तेरा पेपर आने वाला है, तू जाकर पढ़ाई कर ले, खाना मैं बना लूंगी। दादी जी आप कितनी अच्छी हैं, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। मुझे तो अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, ना जाने मैं उनसे कब मिल पाऊंगी। बस बेटा कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो अपनी माँ और पूरे गांव से भी मिलेगी। अब जल्दी से पढ़ाई करो और तेरी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है। शांति की बात सुनकर शिवानी अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर पढ़ाई करने लगती है। समय बीतता जाता है। शिवानी दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार अपनी परीक्षा देकर लौट आती है। एक सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है, तभी डाकिया घर पर आता है। अरे भाई, आज किसकी चिट्ठी लेकर आए हो? दादाजी ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं, आपके घर की खुशियों का खजाना है। आपकी बहू का ज्वाइनिंग लेटर आया है, आपकी बहू IPS अधिकारी बन गई है। ये सुनते ही शिवानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अरे बेटा रो मत, जल्दी से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले। शिवानी दौड़कर डाकिये के पास जाती है और ज्वाइनिंग लेटर लेकर पढ़ने लगती है। अरे मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एक दिन अपने दम पर कुछ बड़ा करके दिखाओगे। आज तुमने अपना सपना ही नहीं बल्कि हम सबका सपना भी पूरा कर दिया। आकाश की बातें सुनकर शिवानी की आंखें भर आती हैं। वो अपना ज्वाइनिंग लेटर देखकर अपने माँ बाप को याद करने लगती है। काश आज मेरे माँ पापा भी मेरे पास होते, मेरी इस कामयाबी को देखकर वो कितने खुश होते। बेटा अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव जाओ और वहाँ के लोगों की सोच बदलो। शांति मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखती है। अरे भाई मेरी बहू IPS बनी है, अब तो एक पार्टी बनती है। क्यों नहीं, आज जोर शोर से जश्न मनाया जाएगा। घर में भव्य पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम को सभी मेहमान पहुंचते हैं। अरे क्या यही आपकी वही बहू है जिसे आप गांव की नीलामी से लेकर आए थे? देखिए आज इसने शहर में कितना बड़ा नाम कमा लिया। जरा तमीज से बात कीजिए। ये अब IPS अधिकारी हैं और मेरी पत्नी है। इन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अगर आपने इनके खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आकाश की बात सुनकर मेहमान चुप हो जाते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी पार्टी का आनंद लेते हैं। रात को आकाश और शिवानी बालकनी में खड़े आसमान की ओर देख रहे होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतने खूबसूरत पल भी आएंगे। अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। चलो अब आराम कर लेते हैं। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद शाम का समय होता है। अरे चलो शिवानी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर चलेंगे। लेकिन कहाँ, घर में अभी बहुत सारा काम है। काम वाम छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज का नाम सुनते ही शिवानी खुशी से मुस्कुरा उठती है। दोनों बाहर पहुंचते हैं। अरे वाह, आपने हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। अरे बिल्कुल, मेरी पत्नी ने मेरा नाम रोशन किया है तो इतना तो बनता ही है।
दोनों देर रात तक प्यार भरी बातें करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद आकाश और शिवानी पुलिस की वर्दी पहनकर थाने पहुंचते हैं। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी शिवानी को सलाम करते हैं। जय हिंद मैडम। पहली बार शिवानी पूरे आत्मसम्मान के साथ सबके सामने खड़ी होती है। शिवानी, ये रुतबा और ये इज्जत तुमने अपनी मेहनत से कमाई है। अब समय आ गया है कि इसका सही जगह इस्तेमाल करो। ड्यूटी खत्म होने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। बेटा, अब सही समय आ गया है, हमें तुम्हारे गांव चलना चाहिए। शिवानी लाल रंग की साड़ी पहनकर नीचे आती है। अरे शिवानी, इस लाल साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर गांव की ओर रवाना हो जाता है। दादाजी, आपको याद है ना, आज फिर वही दिन है जब हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों की नीलामी होती है। हाँ बेटा, मुझे सब याद है, इसलिए तो मैंने आज का ही दिन चुना है। बातें करते करते सभी लोग गांव के मेले में पहुंच जाते हैं। जैसे ही शिवानी बड़ी सी गाड़ी से उतरती है, कमला उसे देख लेती है। अरे शिवानी, तू तो बड़ी गाड़ी में आई है। नीलामी के बाद तेरे तो भाग्य बदल गए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी की भी कोई ऐसी नीलामी कर ले। आंटी जी, आप अभी तक अपनी सोच नहीं बदल पाई। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे सरपंच से मिलना है। मेले में भारी भीड़ लगी होती है। शहर से आए बूढ़े लोग लड़कियों की नीलामी का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं। बंद करो अपना ये धंधा। तुम्हें लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। आज से मैं ये सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे इस पागल लड़की को यहाँ से निकालो। तेरी तो शादी हो गई थी, अब यहाँ क्या करने आई है? खुद तो खुशहाल जिंदगी जी रही है और बाकी लड़कियों की नीलामी रुकवा रही है। खुद तो शहर में जाकर मजे कर रही है और अब गांव की लड़कियों की नीलामी नहीं होने दे रही। आप लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता। कृपया मेरी बात मानिए, अपनी बेटियों को इस नरक से बचाइए। सरपंच सिर्फ अपने फायदे के लिए 18 से 20 साल की लड़कियों को बेच देता है। शहर में उनके साथ क्या क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। मेरा समय बर्बाद मत कर और गांव से निकल जा। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी इन लड़कियों की नीलामी होगी। चांदवी शिवानी को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है। खबरदार, मुझे हाथ भी मत लगा। अब मैं IPS अधिकारी हूँ। जहाँ भी गैर कानूनी काम होगा उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। झूठ मत बोल, तेरी शादी तो इस बूढ़े से हुई थी, तू कोई IPS नहीं बनी। तभी आकाश पुलिस की वर्दी में पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये है मेरे असली पति आकाश। इन्हीं की वजह से आज मैं IPS बन पाई हूँ। और जिन्हें तुम मेरा पति समझ रहे थे वो मेरे दादाजी वीर सिंह हैं। शिवानी की बात सुनकर पूरा गांव और चांदवीर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी शादी तो इसी बूढ़े से हुई थी। अब सच सामने आ चुका है। शिवानी पूरे गांव के सामने बीते दिनों की सच्चाई बताने लगती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन्होंने मेरी नीलामी करवाई थी, लेकिन शहर जाकर इन्होंने मुझसे शादी नहीं की। इनका इकलौता पोता आकाश है, जिससे मेरी शादी पूरे विधि विधान से हुई है। इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ और तुम्हारे जैसे दरिंदे को सबक सिखाने के लायक बन सकी हूँ। तभी वहां अशोक और बबली पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को सामने देखकर बबली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवानी दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, कैसी हो तुम? देखो, अब मैं IPS बन चुकी हूँ। हमारा बचपन का सपना मैंने आज सच कर दिखाया। बेटा, हमें माफ कर देना। शादी के बाद हम कभी तुझसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन तू तो कर सकती थी ना। क्या तुझे कभी अपने गरीब माँ बाप की याद नहीं आई? पिताजी, मैंने जानबूझकर आप लोगों से संपर्क नहीं किया, क्योंकि मैं काबिल अधिकारी बनकर ही आपके सामने आना चाहती थी। अरे बस करो ये रोना धोना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस गांव में लड़कियों की नीलामी होती रहेगी। कांस्टेबल, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। लड़कियों की तस्करी और गैर कानूनी कारोबार करने के जुर्म में इसे कड़ी सजा मिलेगी। जी साहब। पुलिस चांदवीर को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद शिवानी पूरे गांव के लोगों को समझाने लगती है। लड़कियां कोई वस्तु नहीं है जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। उन्हें भी पढ़ने, लिखने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार है। अगर आप अपनी बेटियों को शिक्षा देंगे तो वही एक दिन आपका और पूरे गांव का नाम रोशन करेंगी। लाइन में खड़ी सभी लड़कियां दौड़कर शिवानी के पास आ जाती हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। मैं इस गांव में स्कूल बनवाऊंगी। अब इस गांव की हर बेटी पढ़ेगी, लिखेगी और कामयाब बनेगी। शिवानी की बात सुनकर पूरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगती है। सभी लोग उसकी सराहना करते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में भी कहीं लड़कियों की तस्करी या उनका शोषण जैसी घटनाएं होती हैं? और अगर किसी के साथ अन्याय हो तो क्या उसे शिवानी की तरह अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए या चुपचाप सब सहते रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।